कोई भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हों, यदि उन्हें लग रहा है किसी तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपकी कहानी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाली होगी। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्या आपने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? मैंने बुक्स पढ़े थे, तो बुक्स में अंडरलाइन कुछ चीजें तो कर ली थी, क्योंकि सभी चीजों का नोट्स नहीं बनाया जा सकता। पर आपका सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई जी। करूं। तो जब आप शिफ्ट कर रहे थे, मन में ऐसा नहीं लगा कि यार मैं करने कुछ और आया था और अब कुछ और कर रहा हूँ? जब मैंने मंथन किया तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति नहीं है इतनी अच्छी। किस तरह की आपने समस्याओं का सामना किया? तो कुछ समय जब आर्थिक स्थिति नाजुक हुई, उस समय घर जाने की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त थे भोला राम, वहाँ हम लोगों ने एक फ्रूट्स का स्टॉल स्टार्ट किया। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहचानना उस समय कम कर दिए, पहचान नहीं रहे थे। उन्हें लगता था कि अब बताओ ये पीएससी से लेकर के ठेला लगा रहे हैं। रास्ते दो ही थे हमारे पास, वापस चले जाओ। दूसरा रास्ता था कि अपने लिए कुछ करो। सुबह से लेकर रात तक आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता था? थोड़ा सा चैलेंज होता था, क्योंकि मॉर्निंग में शॉप लगती थी, तो मॉर्निंग में जब उठना पड़ता था तो नाइट में जल्दी सोना पड़ता था, तो मॉर्निंग का टाइम हमें पढ़ने का थोड़ा सा नहीं बच पाता था। दोस्तों, अगर सपनों के प्रति जुनून हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और आज के हमारे मेहमान उसी जुनून की मिसाल बनकर हमारे सामने हैं। नाम है तेज कुशवाहा, जिन्होंने पहले ही प्रयास में जेआरएफ और एमपीपीएससी 2022 में ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रतिष्ठित पद हासिल किया है। लेकिन इनकी ये कहानी सिर्फ किताबों और इम्तिहानों तक सीमित नहीं रही। इंदौर में खुद को बनाए रखने के लिए इन्होंने फ्रूट सलाद भी बेचा, यानी दिन में संघर्ष और रात में सपनों के प्रति दौड़। उन्होंने संघर्ष के दौरान अपनी सफलता या अपने जुनून की लौ को जलाए रखा और अंततः इस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उनकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में, और आप इनसे क्या सीख सकते हैं ये आप खुद तय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एमपीपीएससी 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भैया। ओके, तो अभी आप सिलेक्ट हो गए हैं। जी। अब आगे का आपका क्या प्लान है? क्या और भी कोई एग्जाम आप देना चाहोगे, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अब हो गया आपका? जी, निश्चित रूप से जैसा हमने एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन किया है, हम्म, तो उसमें एमपीपीएससी में एक अच्छी पोस्ट है। हम्म, तो ये मुझे सौभाग्य है कि जो सहायक प्राध्यापक में हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम्म। तो मैं अब इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा सर, और ये हमारे लिए एक उपलब्धि रहेगी सर, कि हम इसको अच्छे से अपने जो कार्य होंगे उनको निर्वहन कर सकें। बिल्कुल, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहता हूं कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जी। जरूरी नहीं है वो एमपीपीएससी वाले ही हों, कोई भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हों, यदि उन्हें लग रहा है कि वो किसी तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपकी कहानी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाली होगी। जी। तो मैं शुरू करना चाहूंगा एकदम स्टार्टिंग से। आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कहाँ से रही है? जी, निश्चित रूप से जो हमारी स्कूलिंग थी वो हमारे गाँव से ही स्टार्ट हुई है, हम्म, क्योंकि मैं रीवा ज़िले के एक मतलब काफ़ी दूर, लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर है रीवा का जो मुख्यालय है हमारे गाँव से, हम्म, तो काफ़ी पिछड़ा गाँव है। लेकिन गाँव में स्कूलिंग जो थी वो ठीक थी, तो वहाँ से मैंने पूरी स्कूलिंग की, और इसके बाद जो हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। ओके, तो इलाहाबाद से। हाँ, तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मैंने, हम्म, और क्वालीफ़ाई करने के बाद जब मेरा वहाँ एडमिशन हुआ, तो थोड़ा-सा वहाँ से मोटिवेशन आया कि हमें कुछ अब लाइफ़ में कुछ करना है, कुछ लक्ष्य बने, और उस लक्ष्य के प्रति हम ओके। सजग होकर के काम करना स्टार्ट किए सर। तो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया है। जी। फिर एमपी में आपने इलाहाबाद में नहीं सोचा यूपी में हम कोई एग्जाम ट्राई करें या? जी, निश्चित रूप से 2017 का मैंने यूपीपीसीएस का भी मेंस लिखा है, ओके। और उसके बाद 2019 का मेरा एमपीपीएससी का मेंस था। हम्म। तो जब एमपीपीएससी का मेंस था, तो उसके लिए हम लोग इंदौर आए थे, तो ओके। फिर इंदौर में ही रुक गए। ओके, आपकी इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके माताजी और पिताजी क्या करते हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा। जी, मेरे ये माता-पिता जी दोनों लोग कृषक हैं, और कृषक परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, और मेरे जो पिताजी हैं और माताजी हैं बहुत कर्मठ हैं। हुँ, उन्होंने ही मतलब कि कम, इतनी कम, मतलब आज के किसानों की जो आय है बहुत कम है, उस बिल्कुल। कम आय में भी उन्होंने हमें दोनों भाई को पढ़ाया, हुँ, हुँ। और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके समक्ष एक सहायक प्राध्यापक के रूप में एक मौके वाइवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ओके। आपने ज्योग्राफी से जेआरएफ भी क्वालीफाई किया है,
और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी चयनित हुए हैं। तो ये जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? मतलब इससे पहले आप क्या तैयारी कर रहे थे? जी। इससे पहले जैसे आपको बताया मैंने हुँ। कि एमपीपीएससी का ही उद्देश्य था हुँ, हुँ। कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे हुँ, और दिया भी मैंने 2019 का मेंस लिखा और 20, 21 और 22 तक हुँ, मैंने कंटिन्यू मेंस लिखा और हुँ, 2019 का इंटरव्यू भी दिया। हुँ, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि कुछ कमियाँ हैं, हुँ, हुँ, तो क्या करें? तो सेकंड ऑप्शन के रूप में क्योंकि यूजी, पीजी मेरा हुआ था हुँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो उस समय फिर मैंने नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। ओके। और उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैंने ट्रैक चेंज किया हुँ, हुँ। और उस ट्रैक में एमपीपीएससी के ही ये जो वैकेंसी है सहायक प्राध्यापक की और ओके। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके, आपने जैसा कि ट्रैक चेंज किया, जी, पर आपका सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम जी, क्वालीफ़ाई करूँ। बिल्कुल। तो जब आप शिफ्ट कर रहे थे, जी। तो मन में ऐसा नहीं लगा कि यार मैं करने कुछ और आया था और अब कुछ और कर रहा हूँ? जी, निश्चित रूप से कई बार ऐसे द्वंद की स्थिति आती है कि हमें 2 रास्तों में से एक को चयन करना पड़ता है बिल्कुल। क्योंकि मैं लगातार असफल हो रहा था। हुँ, तो मुझे सोचना पड़ा और बताऊँगा मैं आपको कि 20 से 22 का ही हुँ, मेरा सॉरी मेंस नहीं प्री मैं क्वालीफाई नहीं किया था। ओके। तो उस अकॉर्डिंग मुझे टाइम मिल गया अपने ऊपर मंथन करने के लिए कि हुँ, मुझे क्या करना चाहिए। हुँ, तो उस अकॉर्डिंग मुझे पता चला मतलब जब मैंने मंथन किया तो मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए हुँ, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इतनी अच्छी बिल्कुल। कि मैं सिर्फ एमपीपीएससी के ऊपर मतलब ट्रस्ट करूं और हुँ, फिर वैकेंसी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। हुँ, तो एक जो बोल सकते हैं अंदर से जो डर, आत्मबल आया बिल्कुल। वो एमपीपीएससी के मतलब तरफ से सहायक प्राध्यापक की ओर हमें शिफ्ट हुआ हुँ, और उसी का ही परिणाम रहा कि अच्छा रहा रिजल्ट और हमने कंटिन्यू फिर उसमें मेहनत ओके। की। तो जैसा कि आपको लगातार असफलताएँ मिल रही थीं, जी, एक डिमोटिवेट होने वाली फीलिंग आती है जी, कि यार सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है और आगे भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर आप इस चीज़ से कैसे बाहर आते थे कि नहीं यार, कि चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ? अ, मोटिव क्या था आपका? जी। जैसे क्या है कि हम लोग सब लोग का एक ऐसा होता है कभी-कभी कि जो हम काम कर रहे होते हैं, उसमें असफल होते हैं, कई बार गिरते हैं, फिर उठ के खड़े होते हैं। हुँ, तो ये हमारे जीवन में भी कोई नया नहीं था, वही सबके जैसे ही पुराना था। हुँ, और लेकिन क्या था कि जो आर्थिक स्थिति जैसे हमने बताया घर की बहुत अच्छी नहीं थी हुँ, हुँ, और कुछ करने की ठान के आए थे। घर हुँ, के जो मेंबर्स हैं, माता-पिता हैं, जो हुँ, हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, वो हुँ, एक अच्छे पद पर सुशोभित होता देखना चाहते थे हुँ, हुँ, और अंदर से एक आत्मबल था कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल अच्छा होगा। हुँ, तो उसी मोटिवेशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा और समय जो होता है, हुँ, हुँ, वो धीरे-धीरे आपको मोटिवेशन के योग्य बनाता रहता है क्योंकि बिल्कुल। परिस्थितियाँ ऐसी थी नहीं कि मैं वापस जा सकूँ हुँ, घर। तो जब परिस्थितियाँ वापस जाने की नहीं थी तो मोटिवेशन यही था हुँ, कि मैं दिन-प्रतिदिन उस पे काम करूँ और लगन बनी ओके। रही और अच्छा हुआ तो रिज़ल्ट। जैसा कि अब तैयारी के दौरान एज भी बढ़ रही है, जी, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं डाउट होता है। जी। हमें हम पर ना भी हो पर हमारे जो वेल विशर्स हैं, फैमिली में भी लोग हैं, तो कभी वहाँ से प्रेशर आपने फ़ील नहीं किया जब उन्होंने कहा हो कि यार इस चीज़ को छोड़ो, कोई और ट्राई करो? जी। निश्चित रूप से दबाव आता है घर से। मेरे बड़े भैया उन्होंने कई बार बोला कि आपको बीएड कर लेना चाहिए। हुँ, मैंने बीएड में फॉर्म भी भरा, हुँ, तो बीएड में मेरी काउंसलिंग में नंबर बहुत कम थे मेंस में वो उसमें पीजी के, हुँ, तो मेरे काउंसलिंग में मेरा नाम ही नहीं आया। ओह! तो ये भी एक मतलब चिंता हुआ कि अब बताओ मैं बीएड भी नहीं कर सकता हूँ। हुँ, फिर पर कोई बात नहीं, फिर मैंने तैयारी इधर स्टार्ट की थी जब, तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने यूपी का पीजीटी का मतलब फॉर्म भर के रखा था और मध्य प्रदेश में फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आ गई और हुँ, यूजीसी नेट का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार में जेआरएफ हो गया। हुँ, हुँ, तो जेआरएफ की फिर स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई। हुँ, तो हुँ, जब से ये जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना फिर उधर से स्कॉलरशिप आई हुँ, तो एक आर्थिक रूप से जो हुँ, निर्भर है, हुँ, आत्मनिर्भर हुए। तो उससे कहीं न कहीं आत्मबल मिला कि हाँ, अब अच्छा है फिर ओके, एपी की वैकेंसी आ गई और हुँ। कंटिन्यू हो गया आगे। ओके, तो जेआरएफ में आपका सिलेक्शन हो गया, पर फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जेआरएफ में सिलेक्शन होने से पहले भी आपकी लाइफ़ का स्टार्टिंग से लेके अभी तक सफ़र कैसा रहा? किस तरह की आपने समस्याओं का सामना किया? जी, निश्चित रूप से जैसे
हमने बताया था कि कुछ आर्थिक चुनौतियाँ रहती हैं, क्योंकि लंबे समय तक आप तैयारी करेंगे तो फैमिली एक समय के बाद आपका थोड़ा-सा ये होता है कि कुछ आप करिए, और अपने को भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ समय जब आर्थिक स्थिति कुछ नाजुक हुई, तो उस समय घर जाने की स्थिति उत्पन्न हुई कि अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त थे, जो शुभम ठाकुर हैं, प्रदीप मीना जी और सूरज बुखारे, तो हम सब लोगों ने मिल करके एक पीसस फलाहार के नाम से, जिसे आप शायद जानते होंगे, कि बिल्कुल, पीसस बिल्कुल। फलाहार है जो भोलाराम जो गेट है, हुँ, वहाँ हम लोगों ने एक फ्रूट्स का स्टॉल स्टार्ट किया, एक स्टार्टअप के रूप में, और वो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। और आज 14 स्टेट में, लगभग 14 स्टेट में हमारी फ्रेंचाइजी है, वो काम कर रही है। और पूरे भोलाराम में आज जो भी आप फ्रूट्स के देखते होंगे, जो लोग स्टार्टअप किए हैं या फ्रूट्स के ठेले लग रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक आइडिया जो सोच मिली और हम लोगों ने अच्छा उसको किया, और आज काफ़ी लोग को रोज़गार भी मिल रहा है। तो आर्थिक रूप से फिर हम लोगों ने उससे इस प्रकार से लड़ा, और लेकिन जो उसमें टाइम था वो हम लोगों ने मतलब डिवाइड करके रखा था कि अगर 6 घंटे काम करेंगे तो 6 से 7 घंटे अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। बाकी टाइम अपना। अब जैसे आपने फलाहार वाला काम किया, जी। लगभग कितने समय तक किया? लगभग 3 से 4 साल हम 3 लोगों ने से किया। 7 साल। जी। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आस-पास के लोगों का क्या रिएक्शन था? जैसे आप जैसे सुबह आपकी जो दिनचर्या रही होगी, जब वहाँ पे जाते होंगे, तो आपके पहचान के भी लोग जी, मिलते ही जी, होंगे। जी। तो उनके आपका लेकर क्या रिएक्शन हो रहा था? आपको मैं मज़ेदार वाक़या बताता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, हुँ, हुँ, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहचानना उस समय कम कर दिए, पहचान नहीं रहे थे। हुँ। क्योंकि मैं वहीं हम और हमारे दोस्त लोग काम करते थे, उन्हें लगता था कि अब बताओ ये पीएससी से लेकर के ठेला लगा रहे हैं, वही, ये अब भटक गए। भटक गए। लेकिन हम लोग भटके नहीं। हुँ, हम लोग आज जो भी हमारे दोस्त थे, तीनों लोग, हम लोग आज एक वर्ग 1 में हैं, और एक हुँ, भैया का भी पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू है। हुँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हुँ, तो हुँ, हम लोग कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से नहीं भटके। हुँ, काम ज़रूर हमने कर रहे थे, वो भी काम भी हम लोगों ने ऐसा चुना जो जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हुँ, हेल्थ को लेकर के, कि फ्रूट्स अगर नहीं खाने को मिल रहे सस्ते प्राइस में, कम हुँ, प्राइस में, तो ₹20 में हम लोगों ने फ्रूट सैलेड स्टार्ट किया। हुँ, और तो बच्चों के भी सेहत को सही रहा, और अपने भी सेहत आर्थिक रूप से हुँ, और हुँ, हमारी भी सेहत सही हुई। हुँ, तो कुछ लोग होते हैं, अब जैसे घर में भी जब पता चल, आपको बताता हूँ और एक बात कि 6 से 8 महीने, लगभग 1 साल घर वालों को भी नहीं पता जब मैं कर क्या रहा हूँ, क्या हुँ, चल रहा है हुँ, लाइफ में। फिर उनको वीडियोज़ से पता चला कि जब मतलब लगभग आमची इंदौर एक चैनल, हुँ, उन्होंने लगभग 10-12 लाख लोगों ने जब हमारे वीडियोज़ देख लिया, तब घर वालों को पता चला, उनके पास जब वीडियोज़ किसी माध्यम से पहुँचे, हुँ, तो उन्हें लगा ये क्या हो गया? तो फिर हुँ, उन्होंने भी उस समय तो थोड़ा-सा, बिल्कुल, जो बड़े भैया थे उनको पता चला तो उन्हें नाराज़ हुए कि क्या कर रहे हो दुःख तुम? हुआ होगा नहीं? दुःख हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों में ही आप बात करें तो कई लोग सपोर्ट करते हैं, तो कई लोग आपका बहिष्कार इसमें भी रहते हैं कि बिल्कुल। क्या कर रहे हो? लेकिन आपको आर्थिक रूप से फिर वो मदद नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ, आप ही अपनी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। देखिए, रास्ते 2 ही थे हमारे पास, हुँ, या तो एक वापस चले जाओ घर, दूसरा रास्ता था कि अपने लिए कुछ करो, हुँ, और अपने लिए कुछ करने के ही पथ पर ये एक मंजिल थी, हुँ, हुँ, और एक सफ़र था जिसे हमने अच्छे से जिया, और वो बिल्कुल, सफ़र बहुत मोटिवेशनल था और बिल्कुल, बहुत मेमोरेबल था। बिल्कुल। तो मैं वही है कि आपकी दिनचर्या जानना चाहूँगा, जैसे आप सुबह से लेके रात तक जी, आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता था? आप कितने बजे उठते थे? कब जी, काम करते थे? कब पढ़ाई करते थे? जी। और एवरेज आप कितना घंटा अपने आप को निकाल लेते थे पढ़ाई के अ, लिए? जी, थोड़ा-सा चैलेंज होता था क्योंकि मॉर्निंग में शॉप लगती थी, हुँ, तो मॉर्निंग में जब उठना पड़ता था तो नाइट में जल्दी सोना पड़ता था, तो बिल्कुल। मॉर्निंग का टाइम हमें पढ़ने का थोड़ा-सा नहीं बच पाता था। हुँ, तो मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे, साढ़े 5 बजे के बीच में उठ जाते थे, हुँ, और इसके बाद मंडी जाते थे बाइक लेके, मंडी से फ्रूट्स लाते थे। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंज़र्व कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाते तो पर डे लाने पड़ते थे। तो हुँ, मॉर्निंग फ्रूट्स लाते थे, शॉप पे रखते थे, और 2 लोग मंडी जाते थे, 2 लोग रूम पे जो पपीता होता था उसको छीलना, पेल हुँ, करना, और भी जो भी चीज़ें थे वो तैयारी करते थे। बिल्कुल। तो चारों लोग मिल कर के साढ़े 6-7 तक शॉप लग जाती थी। हुँ, तो मॉर्निंग का लगभग साढ़े 12-1 बजे तक हमारा, क्योंकि साढ़े 10-11 बजे तक तो शॉप लगती थी। हुँ, फिर उसके बाद और भी उससे जुड़े हुए काम हुँ, रहते हुँ, हैं, तो बिल्कुल। उसको करना, लगभग 12 बजे तक हम इसमें बिज़ी रहते थे। फिर खाना-वाना खाया, 1-2 घंटे आराम किया, हुँ, तो लगभग 3 से 4 बजे हम लोग पढ़ते थे। 3 से हुँ, 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करते थे, फिर हुँ, इवनिंग में हुँ, 10-11 बजे तक काम अच्छे से हुँ, करते थे। और जो टाइम होता था, जब मेरे पास टाइम कम था, हम लोग के पास टाइम कम होता था, तो एफिशिएंसी अच्छी रखते थे कि जो हुँ, पढ़ना था फिर फोकस
रहना है, बिल्कुल। अच्छे से पढ़ना है, तो उसका फ़ायदा मिला सर। तो आपने अपना काम करते हुए इस एग्ज़ाम को निकाल लिया। एस्पिरेंट्स यहाँ तक कहते हैं कि यार आज जैसे हमने संडे को मॉक टेस्ट देने गए, जी, यार आज तो हमने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे दिया, अब मन नहीं लग रहा, पढ़ाई कल से करेंगे। जी, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार अब 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, आधा दिन निकल गया है, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो कभी आपने थकावट नहीं महसूस की? अ, निश्चित रूप से थकावट होती है और कई बार ऐसा आलस भी आता है, पर टारगेट बड़ा था, हुँ, तो कुछ चिंताएँ रहती थी, तो शाम को ही क्योंकि जैसे शॉप का कुछ काम होता था, वैसा पर डे का रूटीन होता था। कोई मॉर्निंग में हमें क्या-क्या करना है, एक मोटा-मोटा खाका करते थे कि ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, तो हुँ, उनको लिख लेते थे। एक बोर्ड था बड़ा-सा हम लोगों के पास, हुँ, तो हुँ, उस बोर्ड में ही हम लोगों ने उसको लिख लेते थे। हमने तो खैर प्रॉपर करते थे, वो हुँ, लोग भी करते थे। तो थोड़ा आइडिया रहता था कि हमें क्या करना है, अगर नहीं हो पाता था, तो एक गिल्ट फ़ील होता था हुँ, कि हमारा काम इससे थोड़ी चलना है हुँ, कि अपने बिज़नेस में कर रहे हैं। और हमारे जो दोस्त थे शुभम ठाकुर जो हरदम बोलते थे कि हुँ, तेज हम लोग ये काम करने नहीं आए हैं बिल्कुल। और हम लोग का कुछ उद्देश्य है तो पढ़ाई अपना थोड़ा करना है, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हुँ, तो वो हरदम फ़ोकस बनाए रखते थे रूम में हुँ, कि हुँ, पढ़ना है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता था जब पढ़ते थे हुँ, हुँ, तो फ़ोकस से ही ये काम संभव हो पाया कि बिल्कुल। फ़ोकस बना रहा। तो आप अपनी सफलता का क्रेडिट किस-किस को देना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से हमारे माता-पिता जो हमारे गुरु हैं, हुँ, मुख्य क्रेडिट उनको है। हुँ, हमारे दोस्त जिनका नाम मैंने लिया, हुँ, उनका है। और मेन जो शुभम ठाकुर जी हैं, हुँ, उनका बहुत बहुत भूमिका रही है। हुँ, और हमारे जो कोचिंग संस्थान है कुछ, हुँ, हुँ, नाम मैं नहीं लेना चाहता हुँ, हूँ, हुँ, उनका भी योगदान रहा है। हुँ, हुँ, तो और मेरे और भी मित्रगण हैं, मतलब कि ऊपर वाला का आशीर्वाद और हमारे दोस्तों का सहयोग हुँ, हुँ, और माता-पिता का आशीर्वाद के हुँ, ही सहयोग से हो पाया है हुँ, और हुँ, भाग्य अच्छा साथ दिया। बिल्कुल। और आज आप यहाँ हैं। जी, बिल्कुल, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जी, जैसे भोलाराम पर या भोरका पर भी हम देखते हैं तो बहुत बच्चों की ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं बिल्कुल सही बात है। लगभग अपने सभी गेस्ट से ये बात करता ही हूँ, तो आपने क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो वाक़ई पढ़ रहे हैं या फिर बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं? कुछ देखिए, मतलब दोनों प्रकार के हैं, कुछ भटकाव तो होता है हुँ, सबके जीवन में, पर ठीक है, भटकाव अगर इस समय अगर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हुँ, ऊपर वालों जो सॉरी जो फैमिली है हमारी, हुँ, 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 हमसे बहुत अपेक्षाएँ रखती है। हुँ, हुँ, और अगर हमारी एक गाँव में हुँ, रेंजर हुए थे, फॉरेस्ट रेंजर उनका सिलेक्शन हुआ था, तो बड़े भैया लगते हैं हमारे, तो बोलते थे हुँ, कि आप अगर 4 घंटे किसी बंद कमरे में हुँ, टेबल में चेयर मतलब टेबल लगा के चेयर में बैठ करके 4 घंटा पढ़ाई कर लो, हुँ, तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो 12 घंटा तिहाड़ी करने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल। तो वो बातें कहीं न कहीं जाते थे तो घर में बड़े पापा हमारे बोलते रहते थे। तो वो थोड़ा-सा ज़हन में रही हुँ, और उसी का ही परिणाम रहा कि जो फ़ोकस था हुँ, थोड़ा-सा बना रहा। और इसी चीज़ को सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हुँ, आज का जो समय है बहुत बहुमूल्य है और हुँ, बहुत कॉम्पिटिशन वाला है। हुँ, तो अपने आप को प्रूफ़ करना है, अपने आप को ब्लफ़ नहीं करना है। तो बिल्कुल। अपने आप को अगर आप जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हुँ, तो है, भटकाव में जो और सिलेक्शन भी तो हो रहा है सर ना। सिलेक्शन भी हो रहा है? मान ली बिल्कुल, पोस्ट कम आ रही है तो सिलेक्शन तो हो रहे हैं। सिलेक्शन कुछ भी हो जो रहा लोग मेहनत कर रहे हैं उनके हर मेहनत करने वालों को भी सर कमी नहीं है। है। हुँ, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हुँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोगों का है तो कुछ लोगों में तो दुनिया नहीं चलती, अच्छे लोगों में है तो ठीक है सर। बिल्कुल। पर अच्छा करना चाहिए मेरा मतलब सिर्फ़ यहाँ से कहने का हुँ, मतलब है, हुँ, अगर आपके ऊपर घरवालों ने भरोसा किया है हुँ, और आपको लाइफ़ में कुछ करना है, तो हुँ, आपको थोड़ा-सा डेडिकेट रहना पड़ेगा, हुँ, टाइम पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी बिल्कुल। और थोड़ा-सा सतत रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए तो ये और बस। सतत रूप से लक्ष्य मतलब कंसिस्टेंसी जिसकी जी, आप बात कर रहे कंसिस्टेंसी। हैं, तो ये कैसे बनाए रखें? स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को दूर रखें? अ, बिल्कुल टाइम को जैसे देखिए, अगर जैसे थोड़ा-सा अगर देखें काफ़ी लोग होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, काफ़ी दिन में, कभी पढ़ा जा सकता है, उसका हुँ, कोई हुँ, इश्यू नहीं है। पर अपने टाइम को थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बनाइए, जैसे जब भी आप उठ रहे हैं तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए, हुँ, थोड़ा-सा ध्यान योग में भी करिए क्योंकि उससे फ़ोकस अपना बढ़ता है। हुँ, 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 किसी भी काम को लेकर के है, चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपने पढ़ाई करना है, हुँ, कुछ भी अलग कर रहे हैं तो आप योग ध्यान करिए थोड़ा-सा, हुँ, तो उससे फ़ोकस बढ़ता है। फिर दोस्ती थोड़ा-सा सही ढंग करिए क्योंकि बिल सर दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है अगर अपने सिलेक्शन में, तो अपने थोड़ा-सा बिगड़ने में भी रोल कभी-कभी हो जाता है, तो दोस्ती थोड़ा-सा अच्छे रखिए
अच्छे दोस्त बनाइए और जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन अपने स्टडी में करिए, अपने गेम में करिए, थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा हंसिए, अच्छे दोस्त बनाइए, थोड़ा सा घूमिए, लेकिन भटकिए मत, संतुलित वे में। तो जैसा कि आपने लगभग 3.5 साल 3 साल के आसपास जी फ्रूट चाट वाला काम किया है, जी तो ये तो इससे कंफर्म हो रहा है कि 24 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ना सर। 18 घंटे की जरूरत है ना 15 जी घंटे की, क्योंकि आपने दिन का लगभग आधा समय आपने अपने इस काम में देते थे। तो आप मिनिमम कितना घंटे एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि कोई एस्पिरेंट्स डेडिकेटेड होकर के दे जी तो वो सिलेक्शन पा जाएगा? अ, बिल्कुल ये एक मतलब बड़ा सवाल है क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि थोड़ा-सा अलग होती है। कोई साइंस है, कोई मैथ्स, कोई मतलब आर्ट्स। तो सबके लिए थोड़ा हो सकता है कि चुने जैसे मान लीजिए मेरी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, किसी की बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है। तो हो सकता है जिसकी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है तो वो कम पढ़ के उसका हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति पर कि वो अपने आप को मतलब कितना समझ पा रहा है कि उसको 6 घंटे देने चाहिए कि 8 घंटे। पर 6 से 8 घंटे की मतलब बढ़िया है, बहुत इनफ है स्टडी। और कभी मान लीजिए कभी आप नहीं पढ़ पाए तो 2 घंटे, 4 घंटे, कभी 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ लिए। बढ़िया मेंटेन करके चलिए अपने आप को और दोस्तों को, अपने सबको टाइम देते हुए थोड़ा-सा मेंटेन करके चलिए तो अच्छा है। और ज़्यादा सामाजिकता जो है ना उसको थोड़ा कम होना चाहिए, औपचारिकताएँ थोड़ा-सा कम हो। जो अपने दोस्त हैं, जो पढ़ने-लिखने वाले हैं, जो आपके मतलब सहपाठी, उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी कोई ऐसी हैबिट्स बताइए जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं और उनकी वजह से आप इस पद तक पहुँचे हो, इस मुकाम तक पहुँचे हो? अ, जी, निश्चित रूप से एक मैं बता सकता हूँ कि कौन क्या बोलता ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा और मैं जो अपना काम था, जो मेरा काम था उसको मैं बहुत साल से धीरे-धीरे ही सही करता रहा। और मतलब एक जो सतत रूप से, है ना? कंटिन्यू जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। तो वही मेरा एक लक्ष्य था कि जो हम सतत रूप से थोड़ा-थोड़ा इसी पे काम करते रहे अपने ऊपर। अपनी तैयारी के दौरान आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन की थी या सेल्फ स्टडी आपने कंप्लीटली की थी? अ, मैंने एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किए थे ओके, कोर्स और के लिए कोचिंग कोर्स के जॉइन लिए की? मैंने कुछ भी नहीं किया था। हुँ, नोट्स जो थे हुँ, वो कुछ राजस्थान से मैंने मँगाए थे। हुँ, मेन अपने सहायक प्राध्यापक के लिए। हुँ, तो राजस्थान से कुछ मुझे हेल्प मिली थी जो वहाँ के सूरज सर हैं, माननीय सूरज सर, हुँ, उनके नोट्स ज्योग्राफी के मैंने मँगाए थे हुँ, और बुक्स मैंने पढ़ी थी क्योंकि मेरा हुँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी और पीजी है, हुँ, तो वहाँ बुक्स ही पढ़ना पड़ता है। ओके, बुक्स पढ़ के ही आप पास हो सकते हैं, तो बुक्स पढ़ने की हैबिट थी, तो वो बुक्स जो मोटी-मोटी मैंने पढ़ा था, वो मुझे फिर यहाँ सहायक प्राध्यापक के लिए बहुत सहायक ओके। और हेल्पफुल हुई। आपने कंप्लीटली सेल्फ स्टडी की जी, थी। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है? जी, बिल्कुल निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए क्या आपने नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बुक्स पढ़े थे, तो बुक्स में अंडरलाइन कुछ चीज़ें तो कर ली थी क्योंकि सभी चीज़ों का नोट्स नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। और जो मुझे लगा कि हाँ, सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, हुँ, उसको अच्छे से एनालिसिस किया मैंने हुँ, और जब प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया तो उससे टॉपिक कुछ निकल आए कि हुँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं। हुँ, तो उससे जुड़े हुए फिर हमने क्या किया कि नोट्स बनाया हुँ, हुँ, और बुक से जब शॉर्ट नोट्स बने तो वो हमें रिवीजन के टाइम में हुँ, बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आता है धीरे-धीरे। हुँ, तो वही क्विक रिवीजन हमारे काम आते हैं क्योंकि हुँ, बहुत मोटा जब बुक्स बहुत मोटी-मोटी होती हैं, बिल्कुल। तो 2 अगर आपके पास रफ हैं या 2 नोट्स हैं, हुँ, फिर वो अच्छे से रिवीजन के टाइम में हुँ, काम आते हैं। और हमारे हिसाब से जो नोट्स बनने चाहिए, हुँ, वो टॉपिक वाइज़ होने चाहिए। यूनिट वाइज़ यूनिट में जैसे जो टॉपिक होते हैं, हुँ, टॉपिक वाइज़ आप बनाइए हुँ, और टारगेट बना लीजिए कितने दिन में इतना नोट्स बनाना है। हुँ, हुँ, क्योंकि आपके सेल्फ नोट्स होते हैं तो याद भी जत अच्छे होते हैं हुँ, और हुँ, बार-बार उसको पढ़िए और हुँ, उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए ओके, समय-समय में। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी जेआरएफ होने वाला है दिसंबर में जी। और संभावना है कि अगले साल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद फिर से आएँ। हाँ, बिल्कुल। तो जो बच्चे दिसंबर के जेआरएफ को टारगेट करना चाह रहे हैं, स्पेशली ज्योग्राफी से, तो अभी से उनके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपका सिलेक्शन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ जी, है। बिल्कुल। सबसे पहले यही कि जो फंडामेंटल बुक हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बुक पढ़िए, मान लीजिए काफ़ी लोग सविंदर सिंह की, डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक पढ़ते हुँ, हैं। तो वो बुक आप पढ़ लीजिए। तो जो फंडामेंटल जो बुक हैं, हुँ, उनको आपको पहले कवर होनी चाहिए। जैसे हुँ, मान लीजिए अभी तब भी 3 से 4 महीने टाइम है, हुँ, तो आप फंडामेंटल जो बुक हैं आपके फाउंडेशन जिनको बोलते हैं, तो हुँ, फाउंडेशन आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक आप पढ़िए उसका एमसीक्यू करते जाइए। हुँ, प्रीवियस ईयर का पेपर देखते रहिए हुँ,
और जो आपके नोट्स हैं उसको बार बार, जो नोट्स आप बना रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि नोट्स से जो क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए वहाँ। और नेट का भी पेपर जो है आपका, उसको मतलब पेपर को आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले बैठ के आप अच्छे से अपना पेपर एनालिसिस करिए, अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और ये चेक करिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जिस टॉपिक, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कोई गलत नहीं करता तो वहाँ से आपके गलत नहीं होने चाहिए। और जो जैसे और फर्स्ट मतलब सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए क्या है कि इसमें क्या है कि ज़्यादा स्थायी ऐसा नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्या है कि डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है कि एक कोई भी आप बुक, जो भी आप मार्केट में आप समझते हैं ठीक है, उसको लेकर के आप, मदान सर की अच्छी बुक है उसको बोलते हैं, तो उसमें टॉपिक देख लीजिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मदान सर की बुक देखिए और टॉपिक देखिए। उसके बाद एक रेंडम जो पेपर आए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए कि प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 साल 15 साल के पेपर हैं उसको अगर आप कर लेते हैं सही से एक बार दो बार, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट पेपर में पूछा क्या जा रहा है। जैसे उसमें डीआई गलत नहीं होनी चाहिए, डीआई थोड़ा सा जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड मान लीजिए नहीं, तब भी उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डीआई 5 नंबर बहुत ईजी आती है, तो वो अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना जेआरएफ नहीं हो पाएगा आपका। तो जेआरएफ सिक्योर करने के लिए पेपर 1 में कितना स्कोर सेफ है, मतलब आपका कितना रहा था यदि आपको याद हो? जी सर, मुझे याद है मेरा 36 क्वेश्चन सही थे 50 में, और लेकिन 34-35 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में मान लीजिए 110 मतलब सब्जेक्ट जो है वो, उसमें मान लीजिए हो सकता है हमारे कम नंबर थोड़े से भी रहें, तो दोनों का अगर बैलेंस करेंगे तो 105-110 क्वेश्चन के बीच में होना चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ये वेरी करता है, क्योंकि मतलब अलग अलग मेरिट भी जा रही है, पर अगर ज्योग्राफी में आप 105 क्वेश्चन तक करते हैं तो अच्छा स्कोर होगा जेआरएफ के लिए। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ज्योग्राफी जैसे हम पढ़ रहे हैं जी, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, अब वो मुझे ज़्यादा बेस्ट के बारे में तो नहीं आइडिया है, पर मैंने जो किया था मैं वो बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया, एक सर कि जो मेरे नोट्स होते थे तो उनको मैं ये सोचता था कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसको जब मॉर्निंग में उठूँ, जगने के पहले अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मतलब पानी पीना है, फ्रेश होना है तो हो लो, नहीं होना तो कोई बात नहीं, नोट्स उठाओ, तो मतलब थोड़ा सा रफली देखो उसको पर डे। शुरू जैसे मान ली 1 पेज से लेकर के आपने 100 पेज तक नोट्स बना दिए हैं, लास्ट दिन आपने 100 पेज पे काम किए हैं, तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मॉर्निंग में आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट में एक बार अपनी नोट्स को देख लो आप कि क्या हमने लिखा है। अगर आप मान लीजिए एक फर्स्ट डे आपने 10 पेज बनाया तो 10 पेज आप देख लेंगे 10 मिनट में, दूसरे दिन आपने बनाया 10 पेज तो 20 पेज हो गए, तो दूसरे दिन आप 15 मिनट में देख लेंगे। इस प्रकार से 1 घंटे में आप 100 पेज देख लेंगे। इसी प्रकार से अगर अपने नोट्स का पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको पुरानी चीज रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार, तो हमें लगता है इससे बढ़िया रिवीजन का, और सैटरडे संडे 2 दिन बांध लीजिए, 1 दिन लगा दीजिए, तो उस हिसाब से आपका अच्छा हो जाएगा रिवीजन। और रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। स्टूडेंट्स ये उनके मन में ये रहता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो यार इससे बेहतर है कुछ नहीं पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है सर, अभी मेरे दोस्त हैं वो वीडियो से देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे बारे में तो नहीं बोल रहा है। मैं कई बार समझाता हूँ, क्या होता है कि उनकी समस्याएं, उन्होंने खुद बोला कि यार मुझे लगता है कि मैं नई चीजें पढ़ती रहती, नई चीजें ठीक है, अच्छी बात है पढ़ना, लेकिन पुरानी जो चीजें आपने पढ़ी है, कई बार क्या होता है नोट्स बना के रख देते, लगता है ये मैंने बनाया था, मेरा नोट्स है, होता है सर। बिल्कुल तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके नोट्स हैं, आपको याद होंगे, आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको आप और याद करने का तरीका कुछ नहीं है सर, बार बार आप रिवीजन करिए, बार बार आप आंखों के सामने से गुजारेंगे तो आप ऑटोमेटिक फैक्ट हो, कंसेप्ट हो तो ठीक हो जाता सर। तो कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे आप जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो आपने स्पेशली यूज किए और आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे एग्जाम में? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर के लिए बात करें तो मदान सर की अच्छी बुक है, उसको कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर, और दो कोई चीजें। प्लेटफॉर्म फर्स्ट पेपर के लिए, जैसे यदि कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहा है या फिर सर प्लेटफॉर्म के बारे में तो मतलब ज़्यादा कोई ऐसा स्थायी नहीं है कि एक ही टीचर से सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो मैंने नहीं कर पाया था। तो सेकंड जो पेपर है उसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर सवीन सिंह की बुक पढ़े थे, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए एस डी मौर्य सर, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए भी एस डी मौर्य सर को हमने पढ़ा था, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमने आर सी तिवारी सर के बुक्स पढ़ा था, और थिंकर के लिए, थॉट के लिए एस डी मौर्य सर की मैंने बुक पढ़ा था, और माजिद हुसैन सर की जो बुक है उससे हमने थोड़ा सा कुछ चीज़ें की थी। और
एक नोट्स था मेरे पास, उससे मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को कर लिया था। और एनसीईआरटी जो बुक हैं उसको भी हमने किया था 9th 10th 11th 12th की। अब मेन प्रैक्टिकल को और फिजिकल ज्योग्राफी की ज़्यादा उससे पढ़ने की कोशिश की है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ड टू वर्ड जिन्होंने 2022 का 24 का एग्जाम दिया होगा इस पर सहायक प्राध्यापक का, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से। और तो मेरे हिसाब से उसको भी करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम सेटर जो सेट करते हैं, पेपर सेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका सहारा लेते हैं। तो इसका, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी बुक पढ़ना है। अगर आप एक दो बुक जो पढ़ पाए नोट्स बना लीजिए, या तो किसी अच्छे टीचर, जैसे ज्योग्राफी के लिए माननीय जो सूरज सर हैं अपनी यूनिवर्सिटी के राजस्थान के, उनके अच्छे नोट्स हैं, उससे भी आपका एमपीपीएससी में सहायक प्राध्यापक में हो सकता है। कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि मेरा कल्याण हुआ है। बहुत अच्छे सर हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए सेम सोर्सेज हैं? हाँ, लगभग सेम सोर्स हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। कुछ एमपी की यूनिट हैं सहायक प्राध्यापक में, तो उसके लिए आप अलग से एफर्ट डालिए। और क्योंकि सहायक प्राध्यापक में फर्स्ट पेपर आपका होता है मध्य प्रदेश का, तो उस पे आपको मतलब पकड़ थोड़ा सा सही करनी पड़ेगी। ओके, तो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट हैं जिन पर स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी के ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस पर ही ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर कंप्लीट सिलेबस को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फिर आपके जो वीक हैं उन पे आप फोकस करिए, और जो स्ट्रांग है उसका रिवीजन करिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारा बहुत अच्छा टॉपिक कोई है, कोई बहुत वीक है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे किसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर अभ्यास किया हो? मैंने मॉक टेस्ट एक दो मेरे दोस्तों ने कहीं से लिया था, उस पे किया था, पर वही बात प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वही सब कुछ है, उसी को आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी सिविल की, या फिर या वो जेआरएफ या नेट देना चाह रहा है, या फिर सहायक प्राध्यापक परीक्षा देना चाह रहा है, तो कब से उसे अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए? जी, तो मेरा जैसा मानना है कि इसमें ये बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अलग-अलग टाइम है और अलग-अलग सोचना है कि हम इतने से तैयारी करें। पर ज़्यादा मेरा सोचना है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप हैं, तो ग्रेजुएशन आपका हो गया है, तो सहायक प्राध्यापक के लिए तो आप ग्रेजुएशन होने के बाद, और सिविल में अगर आपको आना है तो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के बाद, फाइनल ईयर के टाइम में आप स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन। क्योंकि किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी होता है कि एक आपको बेस मिले। तो जब आप अच्छे जगह से, और ग्रेजुएशन जो होता है उसे अच्छे जगह से करिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़े आ रहे हैं कोचिंग में, ग्रेजुएशन कहीं और से चल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसी दूरस्थ शिक्षा मत लीजिए, आप स्थायी रूप से क्लास करिए, समझिए कि प्रोफेसर क्या पढ़ाना चाहते हैं। अब कई लोग को ये भी बोलना रहता है प्रोफेसर तो पढ़ाते नहीं हैं। अरे प्रोफेसर मान लीजिए कुछ जगह नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ पढ़ाते वहाँ पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ाते बुक्स हैं, मटेरियल्स, आप अपने से पढ़िए। प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है उसके बाद भी आप अपने से पढ़िए, तो आपको एक स्टैंड मिलेगा सोचने का, समझने का, कि मैं और क्या कर सकता हूँ। 12th के बाद आप तैयारी में लग जाते हैं अंधी दौड़ में, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि और क्या क्या है। बहुत सारा टॉपिक चीज़ें हैं, रिसर्च है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन को स्टार्ट तो ये माइंडसेट तो आखिरकार कोचिंग संस्थानों ने बनाया है कि 10वीं के बाद से आ जाइए, तैयारी करवाना हम चालू करवा देते हैं, या फिर 12वीं के बाद से आइए। बिल्कुल कोचिंग संस्थान का है, पर इसमें कहीं न कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चे चाहे जल्दी से जल्दी कलेक्टर बने, तो ठीक है कलेक्टर बने, पर ये भी देखिए कि अभी वो कितने साल के हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लें। क्योंकि जब ग्रेजुएशन, वो जब तक सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी तो वो कैसे अधिकारी बनेंगे। और ये मैं नहीं बोलना चाहता कि मतलब 12th के बाद सोचने समझने की क्षमता नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनकी बात नहीं है। लेकिन सामान्य घर का जो व्यक्ति है तो ग्रेजुएशन करे अच्छे से, उसके बाद करें, तो पेरेंट्स के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ठीक है, फिर भी मैं जैसे 12वीं के बाद से बच्चे तो इंदौर आ ही रहे हैं जी, और कॉलेज में भी उन्होंने एडमिशन लिया है जी, उनके लिए सही रास्ता क्या है? 12वीं के बाद से जैसे वो कॉलेज नहीं जा रहे जी। हैं, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लिया है, तो वो कैसे आगे बढ़ाएं?
खुद को? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है आपका और बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी दोस्तों से प्रेरित होते हैं हुँ, कि हम वहाँ जाएँगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे। तो जब भी वो 12th के बाद यहाँ आए, हुँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, हुँ, उसके बाद वो उसी के साथ ही कोचिंग संस्थान में भी मतलब हुँ, क्लासेस अटेंड करते हैं। हुँ, तो आप जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया, हुँ, चलिए कोई बात नहीं है। हुँ, लेकिन क्या होता है इस दौरान आप जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसको स्किप कर देते हैं हुँ, हुँ, और फिर क्या होता है लास्ट में कोई बुकलेट आती हैं, हमें हुँ, नहीं पता है हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलती थी। हुँ, तो बुकलेट आती तो उनको लेकर के आप शाम को पढ़ के सुबह पेपर देते हैं। हुँ, हुँ, आप लगे रहते हैं एमपीपीएससी में। हुँ, लेकिन उसका महत्व आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो आपको मोटी-मोटी बुक पढ़ाई जाती है, जो आपका सिलेबस कराया जाता है, हुँ, वो कहीं न कहीं आपके एमपीपीएससी का ही है। आप ग्रे समझो हुँ, ग्रेजुएशन के टाइम में जो आप पढ़ रहे हो, हुँ, साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हुँ। वो कहीं न कहीं आपको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में पहुँचाने के लिए लाया गया है। और ग्रेजुएशन के दौरान समय भी होता है हमारे पास अच्छी बुक्स पढ़ने का। अच्छे बुक्स पढ़ने का टाइम होता है और उस समय हुँ, आपको अगर करना है तो आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, हुँ, ज्योग्राफी पढ़िए। आप समाज को, सोसाइटी को जानते रहिए, कोई हुँ, बुराई नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल, आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन के, उसको भी आप अच्छा करिए। बिल्कुल। तो इसके उससे साथ-साथ आपको अच्छा होगा, उसके साथ आप करिए कोई दिक्कत नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन आप जब कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, हुँ, हुँ, कॉलेज की चीज़ें आप नहीं करते हैं, फिर बाद में पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो हुँ, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो बिल्कुल, इसको सही करने की ज़रूरत है। ओके। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट्स बार-बार जेआरएफ में रुक जा रहे हैं, जी। तो वो अपनी रणनीति में कहाँ बदलाव करें या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया जी, है, जी। तो वो कहाँ पर बदलाव कर सकते हैं ताकि जो भावी परीक्षा होने वाली है, उसमें अच्छा अपना स्कोर बना पाएँ? बिल्कुल। अ, इसमें जैसे कुछ लोग हैं मेरे पहचान में, वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा नहीं, नहीं तो मैं बहुत ऐसा कर देता, ऐसा हो जाता। हुँ। तो किसने रोका था? आपने क्यों नहीं पढ़ा? सही है। किसी ने रोका तो नहीं था कि आप नहीं पढ़े, हुँ, आपका हुँ, सिलेक्शन नहीं हो। हुँ, तो ये आपको समझने वाली बात है कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको हुँ, पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हुँ, कंपटीशन है। हुँ। क्योंकि बच्चे आपको पढ़ रहे हैं। कंपटीशन अगर दिखेगा तो आप मेहनत करें, कंपटीशन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके हुँ, लिए ज़रूरी है कि हुँ, पहले से ही आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर करिए हुँ, और बार-बार मल्टीपल टाइम में रिवीजन करिए। हुँ। मैं तो कई लोगों को बोल बोल चुका हूँ कि अगर 1000 बार हो सके तो 1000 बार आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के जाओ एग्ज़ाम हॉल में। इतना महत्व है। इतना महत्व है प्रीवियस ईयर के पेपर का। हुँ, और सिलेबस का, जो आपके सिलेबस में लाइन दी गई है ना, हुँ, उसको एक-एक लाइन को अच्छे से मतलब करिए, गूगल करके पढ़िए, नहीं मिल रही है, नोट्स बनाइए और बुक्स पढ़िए उस पे अच्छी-अच्छी। तो उससे आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टॉपिक पे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा। और बिल्कुल। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो कहीं न कहीं तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं जब आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी समझ हो। हुँ, और एपी के लिए जैसे फर्स्ट पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, जिसमें एमपी पूछा जाता है, तो फर्स्ट पेपर आप अच्छा रखिए। ऐसे ही जेआरएफ के लिए भी ज़रूरी है कि फर्स्ट पेपर आपका अच्छा, तो फर्स्ट पेपर में काम करिए। तो हुँ, जो टॉपिक आपके वीक है उस पे आप काम करिए हुँ, और कंपटीशन को देखते हुए आपको हुँ। थोड़ा-सा करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, तो जेआरएफ की तैयारी मतलब जेआरएफ यदि किसी एस्पिरेंट्स को निकालना है, तो मिनिमम कितने महीने की तैयारी वो करे कि उसका जेआरएफ निकल जाएगा दावे से? हाँ, अब ये तो बात वही हो गई कि मतलब ये भी मतलब निश्चित नहीं है ना कि आपने जैसे नहीं मान लीजिए। मतलब ऐसा है कि कॉम्पिटिशन में फिर वो आ जाएगा कि नहीं भाई इसके बिल्कुल, बहुत हाई चांसेस हैं जेआरएफ निकल बिल्कुल जाएगा। है। देखिए, अब आपने अभी हमारी आपकी यही बात हुई कि जो हुँ, जैसे मान लिया आपने ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया, हुँ, आपने क्या किया कि सिविल की तैयारी करने लगे, तो हुँ, आपका जो बैकग्राउंड था, जो सब्जेक्ट आपकी तैयारी थी, वो आपने सब्जेक्ट तैयार नहीं किया। हुँ, जब आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा, तो उसी सब्जेक्ट से आपको नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है, नेट हुँ, का एग्ज़ाम देना है, जिस पे आप जेआरएफ क्वालीफाई होते हैं। हुँ, तो उसके लिए आप ज़रूरी क्या हो गया कि आपका सब्जेक्ट हुँ, अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको 1 साल से 6 महीना अच्छे से दीजिए। हुँ, 1 साल तो दीजिए, हुँ, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आपको, अगर आपका सिविल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हुँ, तो उसमें क्या होता है कम टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे हुँ, मान लीजिए, लेकिन जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी है, तो जो सब्जेक्ट मान लीजिए सिविल में कम हैं, हुँ, तो अगर वो सब्जेक्ट आ गए, जैसे अभी सोशियोलॉजी की भी भूमिका बहुत बड़ी है, हुँ, तो जैसे जो सब्जेक्ट मान लीजिए कम रहें, हुँ, उनके बारे में अगर कहा जाए तो उसमें आप 1 साल, लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में दीजिए हुँ, और अच्छे से मेहनत करिए तो हो जाता है। 6 महीने भी इनफ हैं, हुँ, 6 हुँ, महीना भी इनफ हैं, हुँ, आप कर सकते हैं, 6 महीने भी बहुत अच्छे हैं, ओके। अच्छा टाइम है। तो आज का वीडियो अपन यहीं रोकते हैं। जी, चर्चा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और इतना समय निकल गया ये वो भी नहीं पता चला। और आपने जो चीज़ें बताई हैं एस्पिरेंट्स के लिए, जी, जो ज़रूरी नहीं है कि जेआरएफ ही कर रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा हो, आपकी स्टोरी इतनी अच्छी है
कि वो लोगों को प्रेरित करे ही करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। जी, जी, आपको भी इसमें भी बहुत-बहुत ओके। धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिल्कुल। और जो भी हमने समाज से सीखा हम्म, और जो भी हमारी सोसाइटी ने मतलब मुझे सिखाया, वही मैंने आपको बताने हम्म, का प्रयास किया कि जो थोड़ा-सा संघर्ष था ओके। और अच्छा था, ये संघर्ष बहुत अच्छा था और अब आगे का रास्ता भी बहुत अच्छा रहने बिल्कुल, वाला है ना? ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। ओके। तो आज की बातचीत यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।